Hello friends, good evening to all. In today's lecture, I am going to teach the MCQs multiple choice questions of dividend topic which is relevant for CA Inter exam. So before we start the video, I would request you all to like the video and subscribe to the channel to get regular updates. In this video, I have covered the MCQ from previous examinations as well as mock test papers and ICAI booklet. 23 MCQs of dividend chapter have been compiled by me in this video and which will cover every section. First question, XP Limited declares 12% dividend to its equity shareholders. However, the company missed to transfer the unpaid dividend to bank account even after 40 days from declaration of dividend. In such case, how much interest will be payable? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन है कि कंपनी ने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया था और कंपनी ने अनपेड डिविडेंड को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना मिस कर दिया इवन आफ्टर 40 डेज. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, लिखा है अनपेड डिविडेंड को ट्रांसफ़र करने में फेल हुए. ये मत समझ जाइएगा कि डिविडेंड पे करने में फेल हो गए. अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता ना कि डिविडेंड ही पे नहीं किए, अगर इस क्वेश्चन में डिविडेंड नॉट पेड होता ना, तो फिर सेक्शन 127 अप्लाई होता. जबकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि जो अनपेड डिविडेंड था, यानी जो शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड, उसको जो सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए था वो इन्होंने क्लेम नहीं किया. तो जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट अमाउंट को हम लोग यूडीए अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, सेक्शन 124 एप्लीकेबल होता है. उस वो वाले सेक्शन का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा. तो ये अनपेड डिविडेंड नॉट ट्रांसफर्ड है, अनपेड डिविडेंड नॉट ट्रांसफर्ड है. इसमें सेक्शन 124 अप्लाई होगा और 124 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पेनल्टी का वो 12% है, जबकि 127 में 18% है और 124 में 12% है. इसलिए इसका आंसर 124 होगा, सॉरी डी आंसर होगा 12%. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इज अ शेयर होल्डर ऑफ मार्क प्राइवेट लिमिटेड. ही ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स टू हिज डॉटर मिस डी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. तो शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, उसने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया अपनी डॉटर के नाम पे और फरवरी महीने में ट्रांसफ़र किया. रजिस्ट्रेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र इज स्टिल पेंडिंग बाय कंपनी. यानी कंपनी ने इस ट्रांसफ़र डीड को अभी तक रजिस्टर नहीं किया. इन दिस सिनारियो, कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट सर्टन प्रोविजंस विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड बाय द कंपनी. विच प्रोविजन मेंशन बिलो इन दिस रिगार्ड इज करेक्ट? तो आपको याद होगा दोस्तों, ये डिविडेंड हेल्ड इन अबेयंस का कंसेप्ट है. जब शेयर होल्डर कंपनी को ट्रांसफ़र डीड सेंड कर देते हैं पर कंपनी उस ट्रांसफ़र को रजिस्टर नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को उस डिविडेंड को ना ट्रांसफरर को देना चाहिए ना ट्रांसफरी को देना चाहिए. ऐसे डिविडेंड को कंपनी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए unless the registered shareholder has directed the company to pay the dividend to the transferee. ये प्रोविजन 126 का क्वेश्चन है और MCQ का आंसर क्या होगा? व्हाट शुड द कंपनी डू? कंपनी हैज़ टू ट्रांसफर, फर्स्ट ऑप्शन, कंपनी हैज़ टू ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर टू यूडीए. मेरे को तो यही सही लग रहा है. दूसरा लिखा है कंपनी हैज़ टू ट्रांसफर द डिविडेंड इन सच रिलेशन टू द नेम ऑफ ट्रांसफरी. नहीं बेटा, ये ट्रांसफरी के नाम पे तब करेंगे जब ऑथोराइज किया हो या डायरेक्शन दिया हो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने. थर्ड, कंपनी हैज़ टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर टू द इन द नेम ऑफ ट्रांसफरर एंड कंपनी हैज़ टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी. तो सी और डी तो बेटा बेवजह दिया हुआ है, बोनस शेयर का तो क्वेश्चन है नहीं. 1 और 2 में से ही आंसर होगा और 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 तब होगा जब रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने यानी कि मिस्टर एक्स ने कंपनी को स्पेशल डायरेक्शन दिया होता तो बी आंसर होता, पर ऐसा कोई स्पेशल डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो ए आंसर होगा. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज
नॉट क्रेडिटेड टू आईपीएफ अकाउंट। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में इनमें से कौन सा अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता? सबसे पहले तो बेटा ये सेक्शन 125 का क्वेश्चन है, उसमें हम लोग लिस्ट पढ़े हैं 10-12 आइटम्स की, जो अमाउंट सेक्शन 125 के आईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट होते हैं उसकी लिस्ट पढ़े हैं। हमने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा आइटम क्रेडिट नहीं होता। अमाउंट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी, तो बेटा ये तो ट्रांसफर होता है। आप याद करो, जो यूडीए अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, अगर वो 7 साल तक इन्वेस्टर क्लेम नहीं करेगा तो वो तो आईपीएफ में चला जाता है। अमाउंट ऑफ मैच्योर्ड डिपॉजिट विद द कंपनी, ये भी ट्रांसफर होता है, तो ये भी यस लिख रहा हूँ मैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं पढ़े हम लोग, तो ये नो होगा। और लास्ट अमाउंट ऑफ मैच्योर्ड डिबेंचर विद कंपनी, ये भी ट्रांसफर होता है, तो इसमें यस लिख रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड कर लूँ ना, आपको जज करना चाहिए कि ये कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है। नाउ दिस इज लाइक अ टेस्ट ऑन यू। द ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल of Avantika Ayurvedic Products Limited is 50 lakh rupees divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 each। तो कंपनी का पेड अप कैपिटल है 5 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ 50 लाख रुपीज़। एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 24 सितंबर 2022। तो बेटा थोड़ा ध्यान रखिए, डेट ऑफ एजीएम क्या है? 24 सितंबर, ठीक है, और ईयर भी ध्यान रखिए 2022। द कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब बढ़िया हुआ है। एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और 5 लाख शेयर पर 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, यानी 10 लाख रुपए। मेंशन द डेट, मेंशन द लेटेस्ट डेट बाय विच द अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द सेपरेट अकाउंट मेंटेन्ड विथ शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट। तो बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कितने दिन के अंदर कंपनी को डिविडेंड अमाउंट को सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसमें सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा बेटा, याद करो। कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि डिक्लेयर करने के बाद कंपनी को डिविडेंड 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए? वो है सेक्शन 123 सब सेक्शन 4, रेफर द नोट्स। उस हिसाब से 5 डेज का अगर एडिशन कर दें तो 24 सितंबर को अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो 5 डेज जोड़ने पर 29 सितंबर आंसर आएगा, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। द डायरेक्टर ऑफ सिल्वर टंग सॉल्यूशंस लिमिटेड proposed dividend at the rate of 18% on equity shares for the financial year 21-22। तो हिंदी ट्रांसलेशन, ईयर 21-22 के संबंध में डायरेक्टर ने डिविडेंड अभी प्रपोज किया है 18%। अगर हम लोग थोड़ा कंसेप्चुअली बात करें तो डायरेक्टर डिविडेंड अगर प्रपोज कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनल डिविडेंड है। अगर ये इंटरिम डिविडेंड होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीधा डिक्लेयर ही कर देते हैं। सेकेंड लाइन, द सेम वॉज अप्रूव्ड इन द एजीएम हेल्ड ऑन 30 सितंबर 22। तो ये जो डायरेक्टर डिविडेंड ने प्रपोज किया है 21-22 के लिए, उस डिविडेंड को शेयर होल्डर ने 30 सितंबर को एजीएम में डिक्लेयर भी कर दिया। थोड़ा डेट को नोटिस करेंगे, डेट ऑफ एजीएम है 30 सितंबर 22। द डायरेक्टर डिक्लेयर्ड द अप्रूव्ड डिविडेंड, ठीक है, ये डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। अब आगे क्या है, कहानी पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिस्टर जगन वॉज होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च 22। तो 21-22 का डिविडेंड है और 31 मार्च 22 को मिस्टर जगन 2000 शेयर्स का ओनर था, बट ही ट्रांसफर्ड द शेयर्स टू मिस्टर राजीव ऑन 8 अगस्त 22। तो बेटा 30 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, उसके बहुत पहले 8 अगस्त 2022 को ये शेयर्स राजीव के नाम पे जा चुके हैं। मिस्टर राजीव हैज सेंड द शेयर्स टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर्स इन हिज फेवर ऑन 25 सितंबर 2022। तो राजीव ने 30 सितंबर के पहले 25 सितंबर को कंपनी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भेज दिया था कि ये मेरे नाम पे रजिस्टर करिए, बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज पेंडिंग ऑन 30 सितंबर 2022। बट कंपनी के एंड पे अभी तक ये रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है।
तो एज ऑन 30 सितंबर जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो कंपनी के पास ट्रांसफर डीड तो आ चुकी है, पर डिविडेंड पर वो ट्रांसफर अभी तक कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया। अगेन बेटा ये सेक्शन 126 का कंसेप्ट लगेगा, डिविडेंड हेल्ड इन अबेयंस वाला, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, अगर एज ऑन दैट डेट कंपनी को ट्रांसफर डीड मिल चुकी है पर कंपनी ने ट्रांसफर डीड को रजिस्टर नहीं किया, तो उन शेयर्स के संबंध में जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड को कंपनी को यूडीए अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, अनलेस जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसने कंपनी को डायरेक्शन दिया हो कि ये डिविडेंड को ट्रांसफरी को दो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड डिक्लेयर्ड द करेक्ट एक्शन टू बी टेकन बाय द कंपनी इज। तो बेटा ये जो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़े थे ना उसके जैसा क्वेश्चन है ये। तो कंपनी को ये डिविडेंड को ना यूडीए अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा सर। कंपनी को ये अमाउंट यूडीए में ट्रांसफर कर देना चाहिए, ये आंसर होगा, यानी सी आंसर। ट्रांसफरर को भी नहीं देंगे, ट्रांसफरी को भी नहीं देंगे, यूडीए में ट्रांसफर करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इट शुड बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट। तो अगेन सर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कौन से कितने दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगेन रेफरेंस होगा 123 सबसेक्शन 4 का और आंसर होगा 5 डेज। देखो बेटा एक क्लियर कर रहा हूं कंसेप्ट, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 डेज के अंदर डिविडेंड को ट्रांसफर करते हैं सेपरेट बैंक अकाउंट में, और 30 डेज के अंदर डिविडेंड को पे कर देना चाहिए या डिविडेंड वारंट पोस्ट कर देना चाहिए, और उस 30 डेज के एक्सपायरी के बाद भी अगर अनक्लेम्ड है तो 7 डेज के अंदर यूडीए में ट्रांसफर करना चाहिए। इस वीडियो के एंड में ना एक मैं आपको कंसेप्ट नोट लिखवा दूंगा। 7th क्वेश्चन, इनफैक्ट कंसेप्ट नोट अभी बता देता हूं, बहुत फायदा होगा आपको। मान लीजिए बेटा ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तो इसको बेस मानिए, इसके 5 डेज के अंदर, इसके 5 डेज के अंदर कंपनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देना चाहिए, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए अमाउंट को। ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 की। फिर इसी डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर कंपनी को डिविडेंड पे कर देना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 127 की। अब ये 30 डेज के एक्सपायर होने के बाद अगर ये डिविडेंड अनपेड या अनक्लेम्ड रहे तो 7 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर कंपनी को इसको यूडीए अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, यूडीए अकाउंट में। ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 124 की। और यूडीए में ट्रांसफर करने के बाद 7 डेज के अंदर, यूडीए में ट्रांसफर करने के बाद 60 डेज के अंदर कंपनी को वेबसाइट में डिटेल्स डालनी चाहिए उन शेयर होल्डर्स की जिनको बिलोंग करता है अनपेड डिविडेंड। और ट्रांसफर करने के बाद 7 ईयर्स अगर बीत जाएं और लोगों ने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया हो तो ये अमाउंट को आईईपीएफ में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये सारी बातें 124 में लिखी हुई है बेटा, प्लीज ध्यान देके समझ जाएंगे। 8th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ABC Limited is a listed company which has proposed dividend at the rate of 15% for the financial year 31st March 2022. The AGM was held on 15 July 2021. अभी तक का ट्रांसलेशन, फाइनेंशियल ईयर है 21-22, AGM हुई है 15 जुलाई 21 को। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, AGM 15 जुलाई 2022 को होनी चाहिए।
एंड द प्रपोज डिविडेंड वॉज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड इन द सेम, तो वो 15% डिविडेंड अप्रूव हो गया. ड्यू टू सम टेक्निकल इशू डिविडेंड ऑन 600 शेयर्स वर नाइदर पेड इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय एक्ट नॉर इट वॉज ट्रांसफर्ड टू यूडीए अकाउंट. तो कंपनी ने इसको यूडीए अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं किया और टाइम पे भी नहीं किया. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, इन सच सिचुएशन विच रेगुलेटरी अथॉरिटी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी एंड द ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट. ये एक न्यू क्वेश्चन है बेटा. अगर कंपनी ने टाइम पे डिविडेंड पे नहीं किया तो कौन सी अथॉरिटी उनके ऊपर एक्शन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी या ट्रिब्यूनल या आईपीएफ. ये न्यू क्वेश्चन है. इसमें सेबी एक्शन लेगी क्योंकि सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है. सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, इसीलिए सेबी एक्शन लेगी बेटा इसके लिए. ये न्यू क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, सुमित्रा हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड had issued 9% convertible debenture, non-convertible debenture, which matured 4 years back. तो कंपनी ने 9% डिबेंचर इशू किए थे, वो मैच्योर्ड हो गए थे, मतलब वो ड्यू फॉर पेमेंट थे आज से 4 साल पहले. हाउएवर 1000 ऑफ सच डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आर स्टिल रिमेनिंग अनक्लेम्ड एंड अनपेड इवन आफ्टर द मैच्योरिटी. तो 1000 डिबेंचर 100 रुपये वाले, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 लाख रुपए का अमाउंट अभी भी अनपेड और अनक्लेम चल रहा है. स्टेट द पीरियड आफ्टर विच द कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर देम टू आईपीएफ. तो क्वेश्चन है कंपनी को ये अमाउंट को आईपीएफ में कब ट्रांसफर करना चाहिए इफ दे रिमेन अनपेड एंड अनक्लेम. क्वेश्चन है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द मैच्योरिटी डेट और 6 years फ्रॉम द मैच्योरिटी डेट और 7 years फ्रॉम द मैच्योरिटी डेट और 8 years फ्रॉम द मैच्योरिटी डेट. ये क्वेश्चन सर सेक्शन 125 का है. और इन्वेस्टर को बिलोंग करने वाले जितने भी पैसे होते हैं, चाहे वो डिविडेंड हो, एप्लीकेशन मनी हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पैसा हो, चाहे मैच्योर्ड डिबेंचर हो, चाहे मैच्योर्ड डिपॉजिट हो, सारे अमाउंट 7 साल की वेटिंग पीरियड के बाद ही आईपीएफ में जाते हैं. इसीलिए सही आंसर होगा इसका. 10th क्वेश्चन, श्रेयस मैकेनिक्स लिमिटेड ओन्स प्लॉट ऑफ लैंड विच वॉज परचेज लॉन्ग बिफोर. तो ये कंपनी के पास प्लॉट ऑफ लैंड है. एज द प्रॉपर्टी रेट्स आर गोइंग अप इट इज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द प्लॉट एट फेयर वैल्यू विच इज मॉडरेटली 10 times द ओरिजिनल प्राइस. तो कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन किया है अपवर्ड्स, दस रिजल्टिंग इन अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs. तो कंपनी को रिवैल्यू करने से 20 लाख का प्रॉफिट हुआ. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कीन टू यूटिलाइज 20 lakh रुपीज अलॉन्ग विथ फ्री रिजर्व्स ऑफ 24 lakh. तो कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि ये जो 20 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, इसको वो डिविडेंड डिक्लेयर करने में यूज करें, साथ में 24 लाख का जो फ्री रिजर्व है उसको भी यूज करें. क्वेश्चन है हमको एडवाइस करना है कंपनी को, ये एडवाइस द कंपनी है. तो बेटा आपको 123 सोर्सेज ऑफ डिविडेंड सेक्शन में बताया गया है, मैं इसको रेफरेंस दे रहा हूँ, सेक्शन नंबर है 123, कि कंपनी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या कोई भी दूसरे कैपिटल प्रॉफिट को यूज़ नहीं कर सकती डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए. कंपनी केवल फ्री रिजर्व्स या पीएल अकाउंट में पड़े हुए बैलेंस को यूज़ कर सकती है. तो एडवाइस हमारी ये रहेगी, क्वेश्चन नंबर 10 में ये एडवाइस रहेगी हमारी कि ₹20 लाख, जस्ट अ सेकेंड, तो बेटा आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन दिया है 20 लाख रुपीज आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स बिकॉज द सेम कैन नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. एकदम सही बात लिखी है ये, यही आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शंस बेवजह के हैं. 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ विद्युत लिमिटेड आर कंटेम्पलेटिंग टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2022. But the company has incurred loss during the current financial year up to the end of July 2022, जून 2022. यानी ये हुआ कि कंपनी अभी तक प्रीसीडिंग क्वार्टर तक लॉस में है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, और लॉस में होने के बावजूद भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने को प्रपोज कर रही है. अब इसमें बेटा इंटरिम डिविडेंड का जो सेक्शन नंबर है याद कीजिए क्या है,
इंटरिम डिविडेंड का सेक्शन नंबर होता है 123 सबसेक्शन 2। उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है कि अगर कंपनी प्रीसीडिंग क्वार्टर तक लॉस की है करेंट फाइनेंशियल ईयर में और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो बेशक कर सकती है, बट उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि डिविडेंड का जो रेट होगा वो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज डिविडेंड रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी नो एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 2। तो इस क्वेश्चन में अभी तक यही हुआ है कि बीओडी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है इंटरिम डिविडेंड और वो अभी प्रीसीडिंग क्वार्टर तक लॉस में है। थर्ड लाइन पढ़ता हूँ। हाउएवर इट इज़ नोटेड दैट ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 फाइनेंशियल ईयर्स। अब बेटा ये 5 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, 5 का देना ही नहीं चाहिए इनको, हम लोग को 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा चाहिए। हाउएवर ड्यूरिंग द preceding 5 financial years 18, 19, 20, 21 and 22 the company has declared dividend at the rate of 8, 9, 12, 11 and 10। बेटा हमारे काम के ना ये 3 होंगे, 12, 11 और 10, इसके पहले के काम के नहीं होंगे। एडवाइज द बोर्ड द मैक्सिमम रेट एट विच दे कैन डिक्लेयर द डिविडेंड डिस्पाइट इंक्रिंग लॉस। तो आंसर होगा 12 + 11 + 10 will give you 33/3। द आंसर विल कम एट 11% एवरेज, इसीलिए बी आंसर करेक्ट होगा सर, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज डन। ये हम लोग अभी सेक्शन 123 में पढ़ चुके हैं कि अब आज के लॉ के अनुसार it is at the discretion of the company that whether to transfer any amount of profit to reserve before declaration of dividend। क्वेश्चन 13 पढ़ रहा हूँ। मिस्टर गुरु bought 40,000 shares of रियल कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो शेयर होल्डर के पास है 40,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच आउट ऑफ हिज सेविंग्स। तो उसके पास शेयर्स है 40,000, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। ऑन सच शेयर्स द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज ड्यू बट नॉट पेड बाय मिस्टर गुरु। तो बेटा जो शेयर्स 10 रुपये की फेस वैल्यू के हैं उसमें 2 रुपये अभी अनपेड चल रहे हैं, तो 8 रुपीज़ पेड अप है बेटा, हर शेयर्स पे 8 रुपीज़ पेड अप। इन द मीन टाइम दिस कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड या डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%। रिगार्डिंग अनपेड कॉल मनी by Mr. Guru in the light of dividend due to him from RCS, state which of the following statement is correct? The dividend cannot be adjusted against unpaid call money. The dividend of 48,000 can be adjusted against unpaid call money. The dividend of 48,000 can be adjusted। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा बेटा, इस क्वेश्चन में 8 रुपीज़ पेड अप है ना शेयर्स का, तो डिविडेंड का जो रेट है दैट इज़ 15%, वो 15% 10 पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो 8 रुपीज़ पे कैलकुलेट होगा, यानी पर शेयर डिविडेंड होगा 1.2। और मिस्टर गुरु के पास है 40,000 शेयर, तो डिविडेंड अमाउंट बनेगा 40,000 इंटू 1.2 दैट इज़ 48,000। तभी आपके ऑप्शंस में ना बी और सी में 48,000 रुपीज़ का अमाउंट आया है। और हम लोग ये कंसेप्ट जानते हैं सेक्शन 127 में कि अगर किसी इन्वेस्टर का कॉल मनी ड्यू चल रहा है तो कंपनी उस कॉल मनी के अगेंस्ट में डिविडेंड जो पेबल है उसको एडजस्ट कर सकती है। आई रिपीट, जो कंपनी डिविडेंड पेबल है इन्वेस्टर को, वो अमाउंट इन्वेस्टर को नहीं देकर उसके अनपेड कॉल मनी के साथ एडजस्ट कर सकती है। तो अगर आप यहाँ फोकस करेंगे ना तो उसके पास 40,000 शेयर है जिसमें 2 रुपये भी अनपेड है, इसका मतलब 80,000 रुपीज़ अभी अनपेड कॉल मनी है और उस बंदे का डिविडेंड अक्रू हुआ है 48,000। तो कंपनी बिल्कुल जस्टिफिएबली ये 48,000 उसको नहीं पे करे और कंपनी कह दे अगर उसको कि आपका डिविडेंड हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका 80,000 का अनपेड कॉल मनी है, हम उसमें इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं, तो कंपनी गलत नहीं होगी, 127 का कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा। तो इस हिसाब से ना बेटा जो आंसर होना चाहिए ना वो बी फॉर बॉम्बे होना चाहिए। द डिविडेंड ऑफ 48,000 कैन बी एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट अनकॉल्ड मनी। तो 13th का आंसर बी फॉर बॉम्बे है। आइए 14th क्वेश्चन पढ़ेंगे।
when the dividend is declared at the AGM, it is known as what? It is called final dividend दोस्तों. वो very easy question. 15th question, which of the following amount need not be credited to IEPF? ये repeat question है, अभी अभी किए हैं. C आंसर है इसका. 16th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों. इस क्वेश्चन में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 24 सितंबर को और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लेटेस्ट डेट बाय विच द अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट. तो इसका सेक्शन नंबर है, आप सेक्शन नंबर याद करो बेटा. डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कितने दिन के अंदर हमको सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं? आंसर है 5 डेज. और ये लिखा कौन से सेक्शन में बेटा? 123 सब सेक्शन 4. क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन भी रिपीट है बेटा. ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पढ़ चुके हम लोग अभी. राजीव और जगन वाला क्वेश्चन, इसमें डिविडेंड को यूडीए अकाउंट में ट्रांसफर करना था. 18th क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन भी रिपीट लग रहा है. इंटरिम डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करना चाहती है और पिछले 3 साल के डिविडेंड 12, 11 और ये तो एवरेज 11% आएगा, इसीलिए 11% आंसर होगा. इसके बाद 19th क्वेश्चन देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन टू चेंज नेम ऑफ कंपनी और टू alter द AOA ऑफ द कंपनी और टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल और टू डिक्लेयर डिविडेंड. देखिए बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए तो ऑर्डिनरी चाहिए रहता है. बाकी का आप लोग प्रवीण सर की क्लास में पढ़े हुए हैं. इन सब के लिए मेरे ख्याल से SR पास करना पड़ता है बेटा, स्पेशल रिजोल्यूशन. तो आंसर डी होगा. 20th क्वेश्चन, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड शुड बी पेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन. तो इसका आंसर 30 डेज होगा सर. रेफरेंस है 127. देखिए, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है 5 डेज में, वो एक अलग बात है, और अल्टीमेटली पे हो जाना चाहिए 30 डेज में, ये एक अलग बात है. 21 क्वेश्चन, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी. रिपीट क्वेश्चन. उसके बाद ये भी रिपीट है. अगर डिविडेंड AGM में डिक्लेयर होगा तो उसको फाइनल डिविडेंड बोलेंगे. और ये एक नया क्वेश्चन है 23, द अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड शैल नॉट बी यूज्ड फॉर व्हाट. तो आंसर है सर इसका, ये अमाउंट को हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते. तो पढ़ के देखिएगा. रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर्ड डिपॉजिट, मैच्योर्ड डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी, इन सब के लिए तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. तो इसका आंसर येस है. रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस इंकर्ड इन परसुइंग क्लास एक्शन सूट अंडर सेक्शन 37 और 245, वेरी गुड, बिल्कुल सही है. इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं. 125 क्वेश्चन से रिलेटेड सेक्शन कंसेप्ट है. ग्रांट्स और डोनेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. देखो बेटा, ये नो है, क्योंकि इस पर्पस के लिए जरूर यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, बट हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को डोनेट नहीं करना है, बल्कि इस सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट का डोनेशन रिसीव होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम डोनेट नहीं करेंगे, इसलिए सी ऑप्शन इज नॉट एन ऑथोराइज्ड यूज, वही आंसर बनेगा. और डी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज्ड अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल एप्लीकेंट्स हु हैव सफर्ड लॉस, इसके लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी येस होगा. So this is the answer of all MCQ questions of declaration of dividend. I hope you must have revised the concept. I again say like the video if you have found the video useful. Thank you.